हेलो फ्रेंड्स, अष्टविनायक एकेडमी के नए ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम बेसिक ऑफ साइंस के कुछ ट्यूटोरियल पढ़ रहे थे। तो आज हम अपने बेसिक ऑफ साइंस के इस ट्यूटोरियल में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के ऊपर, आज हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज फोर्स, ओके। देन सेकेंड वर्ड इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। थर्ड वन इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो ये जो है फोर्स जो चैप्टर है ये बेसिक फोर्स है। ये 9th 10th 11th 12th सब स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज फोर्स। तो हम देखते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के दिनों में हम रोज़ यूज़ करते हैं कि कम फोर्स लगाओ, ज़्यादा फोर्स लगाओ, लेकिन ये फोर्स होता क्या है? तो फोर्स क्या होता है? ए फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? अभी देखिए जैसे कि ये इस एग्जांपल में, हमारे इस एग्जांपल में, ये जो इस एग्जांपल में देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये ट्रॉली चला रहा है। तो ये ट्रॉली पहले तो क्या होगी, पहले तो ट्रॉली स्टेशनरी होगी। अब स्टेशनरी से उस ट्रॉली को वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या, जैसे कि मैंने बताया था, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसका वेलोसिटी पहले क्या था, 0 था, बाद में उसको आगे बढ़ा रहा है, मतलब वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, उसे एक्सिलरेट कर रहा है। और उस वेलोसिटी को एक्सिलरेट करने के लिए वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, इन आवर सेकेंड एग्जाम्पल एज यू सी ओवर हियर, व्हाट वी कैन सी, अ फोर्स इज यूज फॉर व्हाट, टू पुल द ड्रॉवर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्रॉवर जो है इसको पुल करने के लिए हम यहाँ पे फोर्स का इस तरफ, इस डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब हमारा तीसरा जो है, ये देखिए फोर्स किसके लिए यूज होता है, वेलोसिटी भी चेंज करने के लिए और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बॉलर क्या करता है, क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है। बॉल फेंकने पे क्या होता है, उसका बैट्समैन क्या करता है, बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो समझ में आ गया फोर्स क्या है? फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन कॉज मोशन, मतलब अगर कोई चीज स्टेशनरी है, जैसे हम एक ही एग्जांपल आज लेंगे क्रिकेट का। तो क्रिकेट में यहां पर बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल को मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो ही इज कॉजिंग व्हाट, मोशन, टू हुम, टू द बॉल। ठीक है, तो वो बॉल को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट, फोर्स कैन कॉज मोशन। और मोशन क्या हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है या कम भी करना हो सकता है। फोर्स कैन स्टॉप मोशन, यहां पे क्या लिखा है, कैन स्टॉप मोशन। तो स्टॉप कैसे कर सकता है मोशन को? क्रिकेट के एग्जांपल में, जैसे कि जब हमारा बैट्समैन बॉल को मारता है तो उसे फील्डर क्या करता है, फील्डर उसे रोकने की कोशिश करता है। फील्डर क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फोर्स, वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तो फोर्स, व्हाट फोर्स कैन डू, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। अनदर वन थिंग, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। ठीक है, फोर्स से हम स्पीड्स को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल में क्या होता है, अगर बॉल हमारी तरफ धीरे आ रही है तो हम उसे जोर से मारेंगे तो क्या होगा, वो जोर से जाएगा। अगर हम उसे धीरे से मारेंगे तो उसे धीरे से जाएगा। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड और फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ये पहले बॉल कहाँ जा रही थी, बॉल पहले विकेट कीपर या बैट्समैन की दिशा में जा रही थी, मतलब बैट्समैन ने इसे मार कर क्या किया,
इसका डायरेक्शन चेंज किया। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट फॉर फोर्स? फोर्स कैन कॉज मोशन, force can cause motion, can stop motion, can change speed and can change direction of motion. ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब फोर्स और क्या कर सकता है? जैसे कि हमारा इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं? इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। फोर्स यहां पर देखिए इस एग्जांपल में, फोर्स इस एग्जांपल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? फोर्स हमारा इस एग्जांपल में देखिए, ये बॉल है हमारा, ये देखिए ये हमारा बॉल है, ये एग्जांपल, इसमें हमारा ये बॉल है। बॉल को अब क्या है, सर्कल से उसने कौन से शेप में कर दिया है? ओवल शेप में कर दिया है। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए फोर्स और क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर ये इस स्प्रिंग को हम दोनों हाथों से खींचेंगे तो क्या होगा? वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो फोर्स कैन, व्हाट फोर्स कैन ऑल्सो डू? फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? मोशन दे सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ओके, स्टॉप मोशन को स्टॉप कर सकता है। सो दीज आर ऑल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दो बच्चे हैं, दो बच्चे क्या कर रहे हैं? टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो जब रस्सी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, जब ये रस्सी जब स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है कि द फोर्स क्रिएटेड बाय दिस बॉय एंड फोर्स क्रिएटेड बाय दिस बॉय, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तब हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर हमारा ये बच्चा अगर हमारा ताकतवर निकलता है तो ये क्या करेगा? इस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेगा। इस बच्चे को क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब किस तरफ? इस तरफ खींच लेगा। तो फोर्स कैन, व्हाट फोर्स कैन डू? तो दीज आर कॉल्ड एज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, दीज एंड कॉल्ड एज ए बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जिस स्टेट में है, आइदर द स्टेट कैन बी इन मोशन और स्टेट कैन बी स्टेशनरी। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है या मोशन चेंज कर सकता है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? जो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन दोनों नहीं चेंज करें, मतलब दोनों तरफ से बराबर रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस बॉक्स को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स को पुश करने से क्या हो रहा है? ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। मतलब दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसलिए वो बॉक्स अपनी तरफ से नहीं हिल रहा है। या तो बैलेंस्ड है या ये वाला फोर्स ये जो फोर्स है इस फोर्स से ज्यादा है। बच्चों ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स से ज्यादा है, दैट्स वाई वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो इसमें क्या हो गया? दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। लेकिन जब ये दोनों बच्चे देखिए यहाँ पर ये दोनों बच्चे जब ज्यादा फोर्स लगाए हैं तो ये अपनी जगह से हिल जाता है। मतलब ये द फोर्स क्रिएटेड बाय these two persons will be greater than the force created by this box। अब बॉक्स तो स्टेशनरी है, तो बॉक्स कोई फोर्स लगा रहा है? बॉक्स कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं, बॉक्स तो कोई नहीं फोर्स लगा रहा है। लेकिन बॉक्स अपनी तरफ से कौन सा फोर्स लगा रहा है? जैसे कि जमीन पे जब बॉक्स रखा हुआ है तो एक फोर्स है किसकी वजह से? इसके वेट की वजह से। इसकी वेट की वजह से एक फोर्स है, और दूसरा फोर्स है किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्सेस आपने पढ़ा होगा कि जब हम चलते हैं तो हम क्यों नहीं फिसल के गिरते हैं? क्योंकि हमारे पैरों और जमीन के बीच में एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वेट और उसका फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है?
इस बॉक्स के द्वारा लगाया जा रहा है, इसीलिए ये बॉक्स जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। लेकिन जब द फोर्स क्रिएटेड बाय दिस टू बॉयज, F1 समझो ये फोर्स क्रिएट बाय फर्स्ट बॉय एंड F2 क्रिएट बाय दिस सेकेंड गर्ल, इफ देयर प्लस इज ग्रेटर देन दिस वेट एंड फ्रिक्शनल फोर्स, वेट ऑफ ए बॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या होगा, वो मूव होगा, वो क्या होगा, मूव होगा। क्लियर? तो तो ये F1 प्लस F2 क्या है, ये दोनों फोर्स इस वेट और फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये फोर्सेस कैसी हो गई, अनबैलेंस फोर्सेस। तो व्हाट कैन वी सी, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी or stationary when the forces acting on the object are balanced and there is no external force. Thus, to accelerate the motion of an object, unbalanced force is required. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब एक उसका स्पीड कांस्टेंट है या वो रुका हुआ है, तो वो जब फोर्सेस उसके ऊपर बैलेंस होगी, जब कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, तो वो उसी तरीके से या तो स्टेशनरी रहेगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता रहेगा। अगर उसको एक्सेलरेट करने के लिए या उसे स्टेशनरी से उसे मूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें अनबैलेंस फोर्सेस की जरूरत होती है। तो हमें किसकी जरूरत होती है, अनबैलेंस फोर्सेस की। तो हम क्या देखते हैं कि द मोशन इज कॉज्ड बाय ओनली अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, आप लोग को अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे बुक में एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने क्या बताया, व्हाट गैलीलियो सेड कि अभी वी हैव टू इंक्लाइंड प्लेन, वन ओवर एक ये है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन हमारा ये वाला है, देखिए ये वाला, ये दो इंक्लाइंड प्लेन हमारे हैं। तो जब हम इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक रोलर है, तो रोलर को जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये देखिए ये ऐसे जाता है नीचे, ठीक है, और नीचे जाने के बाद वो क्या करेगा, इस पे ऐसे रोल करेगा, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या देखा कि जितना हाइट, मतलब ये यहां से यहां तक, ये जो जितनी हाइट है, ठीक है, इतनी हाइट तक ये बॉल यहां पर भी जाएगा, इतनी हाइट तक ये बॉल यहां पर भी जाएगा। फिर गैलीलियो ने क्या किया, जैसे कि मेरा नीचे के एग्जांपल में दिया हुआ है कि देखिए यहां पर अगर बॉल है, मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहां से ये नीचे होते हुए कहां तक जा रहा है, ये सेम हाइट तक जा रहा है, दोनों का हाइट कितना है, सेम है, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गैलीलियो ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि उसने इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो चेंज कर दिया। मतलब देखिए इसको जो है उसने थोड़ा टिल्ट करके यहां पे कर दिया। फिर क्या देखा उन्होंने कि जब ये बॉल को मैं मूव कर रहा हूं तो बॉल यहां से यहां नीचे जा रही है, और वो उतनी हाइट तक, उतना डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए वो इंक्लाइंड प्लेन पर भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जितना कि डिस्टेंस से उसको छोड़ा गया था। अगर मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये प्लेन, ये मेरा अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो ये यहां तक जाएगा। मतलब जितनी हाइट से मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं वो उतनी हाइट तक वो बॉल वहां तक जा रही है। और गैलीलियो ने बाद में क्या देखा कि अगर मैं इसको और टिल्ट कर रहा हूं तो उतना हाइट वो अचीव ही कर रहा है। जैसे कि ये देखिए चारों का हाइट आपका सेम है, हाँ, लेकिन ये हाइट सेम कब होगा, ऐसा होता है क्या? अगर आप घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये यहां से जाके ही गिर जाएगा। क्यों गिर जाता है? क्योंकि बॉल और प्लेन के बीच में कोई फोर्स, जो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, वो रहता है। लेकिन गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्शनल फोर्स मतलब F को क्या माना है, F को 0 माना है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता है तब ये बॉल उतनी दूरी तक जाएगा। और अगर हम प्लेन को बाद में इंक्लाइन करके कैसे कर दे, ऐसे सुला दे, ठीक है, तो ये बॉल कहाँ जाएगा, स्ट्रेट उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना डिस्टेंस से उसको हम छोड़े हैं। क्लियर हो गया? तो गैलीलियो ने क्या देखा कि अगर हम, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ने क्या
देखा कि हम उसको जितना ऊपर से छोड़ते हैं वो उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। ओके, गैलीलियो ने ये देखा। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे गैलीलियो ने क्या क्या कंक्लूड किया है वो देखते हैं। ए बॉडी इज रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट और रिमेन्स एट रेस्ट और इट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट पे है, मतलब रुकी हुई है, और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं एक्ट करेगा तो वो या तो रुकी रहेगी, दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, और इट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड। मतलब उसका जो स्पीड था वो स्पीड से वो मूव होता रहेगा इन फिक्स डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या किसी भी डायरेक्शन में वो फिक्स जा रही है तो वो जाती ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता है। ठीक है, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे तो बॉडी क्या होगी, अगर रुकी हुई है तो मोशन में आ जाएगी और बॉडी विल एक्सिलरेट मतलब या तो उसका स्पीड चेंज होगा या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन, गैलीलियो ने तो ये सब कंक्लूजन निकाल दिया। और ये जो उन्होंने कभी भी अगर हम किसी बॉल को अपने घर में किसी बॉल को अगर हम फर्श पर फेंक देते हैं तो क्या होता है, बॉल चलते ही रहता है? नहीं, वो बॉल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस। दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। तो यहां पर गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें उन्होंने माना क्या है, इन्होंने ये सपोज किया है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो है। द फ्रिक्शनल फोर्सेस, जैसे कि हमारा बॉल जा रहा है तो विंड का भी एक फोर्स होता होगा जो कि दूसरी तरफ, तो ये सारे फोर्स उन्होंने जीरो माना है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या चलती जा रही है तो चलती ही जाएगी, रेस्ट पे है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता। ओके, क्लियर। अब इसको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट को आगे की दिशा दिया किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने एक नया कंसेप्ट लाया, उसे बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया कैसे होता है? जैसे कि हम जब बस में बैठे रहते हैं, आप कभी भी ध्यान में देखिए, जब हम बस में बैठे रहते हैं तो हम बस में जा रहे हैं, तो जैसे ही हम बस रुकती है, जैसे ही बस में ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो हम क्या करते हैं? हम आगे की तरफ जाते हैं। जब बस चलती रहती है तो हमारे तरफ एक फोर्स अचानक पीछे की तरफ लगता रहता है, जैसा ये दिख रहा है। और जैसे ही बस रुक जाती है, ये देखिए यहाँ पर एक फोर्स आगे की तरफ होता है। वो क्यों होता है? हाँ, वो जो फोर्स रहता है जो कि हमारी बॉडी के वजन या मास के बराबर रहता है, उसे कहते हैं हम इनर्शिया। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पर एक अगर हम बस में जा रहे हैं, बस में खड़े हैं, तो अचानक अगर हम ब्रेक लग जाता है तो हम क्या हो जाता है? पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी इज हैविंग सम इनर्शिया, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और एग्जांपल अगर देखते हैं तो अगर हम किसी कार में बैठे हैं और कार सीधी सड़क पर जा रही है, तो जैसे ही कार लेफ्ट या राइट की तरफ टर्न लेती है तो क्या होता है? हम भी लेफ्ट या राइट की तरफ झुकते हैं, इधर उधर होते हैं। वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनर्शिया का किससे रिलेशन है? इनर्शिया का रिलेशन है मास से। जो देखिए, जैसे कि हमारा एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या दिखाने की कोशिश किया है, ये देखिए पहले एग्जांपल में यहाँ पे ये ग्लास के ऊपर हमने क्या रखा है? एक पेपर रखा हुआ है। ठीक है, हमने एक पेपर रखा हुआ है। अब पेपर को जब मैं ग्लास इधर से जब मैं यहाँ से फोर्स करूंगा तो पेपर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है? कम लग रहा है। लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में कॉइन रख दिया है। तो इस कॉइन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा लग रहा है। तो हमारा इनर्शिया की वजह से क्या होता है? फोर्स भी होता है। तो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज in its states of motion or rest, whereas mass of an object is measure of its inertia। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इनर्शिया हर बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, या तो चल रही है तो चलती ही रहेगी, और अगर रुकी हुई है रुकी हुई रहेगी। ये जो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की, उसे क्या कहते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे हम
हमारे एक इनर्शिया है, अगर हम सीधे जा रहे हैं तो सीधे ही जाएंगे, और जैसे ही हम मुड़ते हैं तो जैसे हम कार में बैठे हैं और कार को हम राइट में टर्न लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, लेफ्ट की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इनर्शिया कार की तरफ, जो राइट की तरफ जो फोर्स लगाया है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, और वो इनर्शिया हमारे बॉडी की इनर्शिया होती है। तो इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी, वो नेचुरल एक टेंडेंसी है कि किसी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखेगी, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रखेगी। और उस इनर्शिया को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मास से। तो मास इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए इनर्शिया। तो व्हाट वी कैन से, तो वी कैन से दैट कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, I is directly proportional to the m, that we can say. ओके, अब आपको इनर्शिया समझ में आ गया। अब ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लाया न्यूटन ने, और न्यूटन जब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लाया तो उन्होंने बताया कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस, जब तक कि उसे स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन, तो जब तक उस स्टेट को चेंज करने के लिए कोई फोर्स ना लगाया जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये न्यूटन ने बताया, और न्यूटन ने बताया कि ये जो बॉडी स्टेट में है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो किसकी वजह से सही रहेगी, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। अब हमारा, आपने सबने तारे जमी पर देखा होगा, तो देखा है तो आप तो इनको तो जानते ही होंगे। ये है हमारे दरअसल सफारी, ठीक है, तारे जमी पर। तो तारे जमी पर में कभी आपको एक बताया था कि ये जो बच्चा रहता है वो कभी भी अपनी तरफ आती हुई बॉल को नहीं पकड़ सकता। आपने देखा होगा, क्यों नहीं पकड़ सकता? वो इसलिए नहीं पकड़ सकता था क्योंकि उसने ये नहीं समझा था। क्या नहीं समझा था? उसने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को नहीं समझा था। इसीलिए वो बच्चा क्या कर सकता था, वो बच्चा पकड़ नहीं सकता था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या, जैसे कि एक यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए, ये जो फील्डर है ये जो है कैच पकड़ रहा है। तो कैच में हम क्या करते हैं, बॉल जो हमारी तरफ आ रही है उसके स्पीड को और हमारे एक्शन को, हमारे हाथों के एक्शन को, दोनों को हम मेंटेन करते हैं सो दैट वी कैन कैच। सो दैट इज आवर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर इनको समझ में आ गया होता तो वे बॉल को आसानी से कैच कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी को हम मोमेंटम करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉल है, बॉल को जब बॉलर डालता है और बैट्समैन मारता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। तो वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो किसके बराबर होता है? इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल है अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में। अब मोमेंटम क्या होता है ये देखिए यहां पे लिखा है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मैंने क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या? v1 माइनस v2 अपॉन
टाइम। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली अप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो रेट मोमेंटम मैंने क्या बताया, जैसे कि हम कोई बैट्समैन बॉल मारता है और फील्डर उसे कैच करता है, तो वो किसको समझता है, वो जो बॉल के मोमेंटम को समझता है और उसके ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो वो जो फोर्स जो उसको बैट्समैन ने लगाया है उसके किस में रहता है, उसके प्रोपोर्शनल में रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के दिशा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ समझ में आया होगा। आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को और अच्छे से बता और एग्जाम्पल देके और उसके न्यूमेरिकल्स के सहायता से बताऊंगा, और मैं उस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को कवर करूंगा। ओके, क्लियर? तो मुझे ये उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी सिखाया, जो भी पढ़ाया, वो आपको समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को अगर आपको लगता है कि मेरा जो दिया हुआ ज्ञान है वो उपयोगी है, तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।